हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यानी आज हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है तो निर्धारित समय के भीतर प्रश्नों को सटीक कैसे लगाएं या स्पष्ट और स्वच्छ तरीके से कैसे प्रश्नों को लगाएं ताकि कम समय में लगभग पूरे प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकें और शुद्ध तरीके से सॉल्यूशन भी हो। या ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिस हैं जिसे करके हम लोग अपने मैथ में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अन्य विषयों में भी। और ऐसी कौन कौन सी हम लोगों से छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जो कि बाद में बड़े समस्या का रूप ले लेती है। तो इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज का ये टॉपिक समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, क्योंकि अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है और बच्चे हों या अन्य कोई भी हो जो परिश्रम तो बहुत ज़्यादा करते हैं परंतु परिणाम नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती रहती है जिसके कारण से बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद परिणाम बहुत कम मिलता है। तो आज इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए सीधे सीधे शुरुआत करेंगे आज के अपने टॉपिक की। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो आज के टॉपिक को हमने जो नाम दिया है वो नाम है प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स लाइक प्रोफेशनल स्टूडेंट। प्रोफेशनल विद्यार्थियों के जैसा मैथ में अभ्यास कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। और यही समझ लीजिए कि आज का हम लोगों का मेन सेशन है। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो प्रश्न हल करने हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा और आपको किस प्रश्न पे कितना वक्त देना है ताकि आपका प्रश्न निर्धारित समय से लगभग 30 से 40 मिनट पहले ही सॉल्व हो जाए। और आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, पूरा का पूरा पार्ट देखिएगा ताकि आप किसी भी विषय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं जो कि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ हमने जो अपना समझ लीजिए मेन केंद्र माना है वो है मैथमेटिक्स को, कि मैथमेटिक्स में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कैसे करेंगे और आप ऐसे ही इसी तरीके से अन्य विषयों को भी ले सकते हैं। तो देखिए कि हमें और आपको सबको कौन कौन सी बातें हरदम ध्यान में रखनी रहती हैं जिसे हम लोग हरदम इग्नोर कर देते हैं और उसको इग्नोर करके मेहनत तो बेतहाशा कर देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन पता हो तो परिणाम तो बेहतर आना ही तय है, और वही नहीं पता रहता, डायरेक्शन नहीं मालूम रहता, बस हद से ज़्यादा परिश्रम किए रहते हैं। क्योंकि विद्यालय में भी आपको क्वेश्चन लगाना सिखा दिया जाता है लेकिन क्यों लगा रहे हो ये नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे हमने केंद्र माना है, सेंटर माना है, या जिस पर हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक हम लोगों ने ले लिया मैथमेटिक्स, और हम इस पर आपको डिस्कशन करके बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हम लोगों को इस विषय से आधारित कितने प्रकार के टॉपिक पढ़ने रहते हैं और कितने प्रकार के चैप्टर हम लोगों को करने रहते हैं, वो सारी बात पहले कंफर्म हो जानी चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर मान लो हम बात करें बोर्ड की, जैसे यूपी बोर्ड की, आप ऐसे कोई भी बोर्ड ले सकते हो, तो उसमें अगर हम लोग बात करें चैप्टर की कि कुल कितने चैप्टर हैं, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो सपोज करो कि आपके पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स मान लो कि आपके पास है 15, लगभग इतने चैप्टर हैं टोटल मिला के। तो अब आपके पास टोटल चैप्टर से निकल के आ गए 15, पूरे किताब के अंदर चैप्टर हो गए। और उसके बाद अब बारी आती है कि इन 15 चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, एक चैप्टर से कितने टाइप का प्रश्न बाहर निकल सकता है। तो जो प्रश्नों का वर्गीकरण होता है वो देखिए कैसा होता है। प्रश्नों का वर्गीकरण होता बोर्ड में, एक होता है 1 नंबर का, कुछ प्रश्न होते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं,
कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं 4-4 नंबर के, और कुछ प्रश्न होते हैं 6 नंबर के। मतलब जो बोर्ड में आपका जो यूपी बोर्ड है उसमें जो नंबर को डिवाइड किया गया है इस प्रकार से, मतलब कुछ प्रश्न 1 नंबर के होते हैं, कुछ 2 नंबर के, कुछ 4 और कुछ 6। अभी हम वो भी बताएंगे कि कितने प्रश्न मतलब 1 नंबर के, कितने 2, कितने 4, कितने 6, और उन प्रश्नों का क्रमांक कौन कौन सा वो भी हम बताएंगे। खैर मतलब हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं कि इन 15 चैप्टर को डिवाइड कैसे करना है स्टडी करते समय। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपने जो चैप्टर के अंदर के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पहले मतलब क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है इस प्रकार से। जैसे मान लो हमने लिया चैप्टर 1, पहला वाला चैप्टर लिया, और इस पहले चैप्टर को हमने 4 खंडों में बांट दिया, 1 नंबर के प्रश्नों को, 2 नंबर के, और 4 नंबर के, और 6 नंबर के। तो आपको करना क्या है, एक चैप्टर में 1 नंबर के आपको कम से कम 10 प्रश्न चुनने हैं। कम से कम याद रखे रहिएगा, आपको एक चैप्टर से 1 नंबर के कम से कम 10 प्रश्न लेने हैं। ऐसे ही 2 नंबर के भी 10 प्रश्न कम से कम, 4 नंबर के 10 प्रश्न, और 6 नंबर के 10 प्रश्न। इस प्रकार से आपको अगर देखा जाए तो कुल मिलेंगे प्रश्नों की संख्या जो आपके पास आएगी वो आएगी 40। यानी आपको एक चैप्टर से कुल 40 अच्छे प्रश्नों को इकट्ठा करना है। कुछ प्रश्न कभी कभी क्या रहता है, एक्सरसाइज में रहता है, तो कुछ एग्जाम्पल जो रहता है एक्सरसाइज से पहले उसमें कुछ अच्छे प्रश्न रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से 40 बेहतर प्रश्नों को इकट्ठा कर लेना है। अब उसके बाद आपके पास एक चैप्टर में आपके पास कुल आ गए 40 प्रश्न। ऐसे ही आप देखोगे कि चैप्टर 2 में भी इसमें से भी आपको मिल गए कुल 40 प्रश्न। इसी प्रकार से आपको इकट्ठा करना है। ऐसे नंबर 3 से भी 40 प्रश्न। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को इकट्ठा करते हुए चले जा रहे हो। अब आपको करना क्या है कि आप देखोगे कि 1 नंबर के कुल कितने प्रश्न हो गए। तो आप देखो, पहले चैप्टर से आपने 1 नंबर का 10 प्रश्न कुल खोजा, दूसरे चैप्टर से 1 नंबर के महत्वपूर्ण आपने 10 प्रश्न खोजा, तो कुल 15 चैप्टर थे। तो आपको 1 नंबर के मिलेंगे कुल 150 प्रश्न। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको एक चैप्टर से 1 नंबर के 10 प्रश्न, 2 नंबर के 10 प्रश्न, और 4-4 नंबर वाले 10 प्रश्न, और 6-6 नंबर वाले 10 प्रश्न आपको इकट्ठा करने हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे कि आपके पास 15 चैप्टर है तो एक एक चैप्टर से मतलब एक टाइप के 150 प्रश्न आपको इकट्ठा करने हैं। ये टोटल 15 चैप्टर से आपको। तो ऐसे दूसरे वाले से भी 150 प्रश्न आपको मिलेंगे, और उसके बाद 4 नंबर के लिए 150 प्रश्न, और 6 नंबर के लिए 150 प्रश्न। तो कुल इतने प्रश्न हो गए। यानी टोटल क्वेश्चन टोटल जो प्रश्न आपके पास आए वो आया 150, और ये इतना 4 है, ये हो गया आपके पास कुल 600 प्रश्न। यानी आपको कुल 600, समझ लीजिए इस प्रकार से जब आप क्लासीफाई करने लगोगे तो आपको कुल 600 मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे खोजने पर। तो अब आपको इन प्रश्नों का करना क्या है वो भी देखिए आप, कि इन प्रश्नों के साथ आप क्या करोगे, यानी आपको अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में आप देखिए। तो सबसे पहले आपको काम यहाँ जो करना था वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको काम करना था चैप्टर वाइज, मतलब प्रश्नों का जो अंक है उन अंकों के हिसाब से पहले प्रश्नों को अलग कर देना है। फिर एक नंबर के एक चैप्टर से मतलब 10-10 प्रश्न छांटने हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 15 कुल चैप्टर है, और 15 चैप्टर में एक नंबर के आपके पास 150 हो जाएंगे, 2-2 नंबर के 150 हो जाएंगे, 4-4 नंबर के 150, और 6-6 नंबर के 150। तो कुल आपके पास कुल 600 प्रश्न हो गए। तो अब आपको ये जो 600 प्रश्न आपके हैं 600 क्वेश्चंस, इनको आपको सॉल्व कैसे करना वो देखिए। ये इधर वाला हम मिटा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और समझना ये बात, क्योंकि
बहुत सीक्रेट बात है, मतलब जिसे कोई ध्यान नहीं देता है। लोग लगाते रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मतलब हम लोग जो लगा रहे हो मतलब जा किधर रहा, परिणाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि हम लोग लगा किस दिशा में, डायरेक्शन ही नहीं मालूम रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुल 600 प्रश्न मिल गए। आपके पास टोटल क्वेश्चन जो मिले हैं वो हो गए 600 क्वेश्चंस। ये टोटल प्रश्न, ये देखिए अभी समझना आप धीरे धीरे। आपको कुल मिल गए 600 प्रश्न और प्रश्नों का टाइप क्या है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का। उसके बाद आपको करना क्या है, ये अब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको 1 अंक का प्रश्न सॉल्व करना है, 1 अंक का अगर आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो आपको एक प्रश्न को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। समझना थोड़ा सा कि अगर आप 1 अंक का प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, बोर्ड के हिसाब से हम बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कि आपका जो निर्धारित समय रहता है 3 घंटा और 15 मिनट जो कि आपको दिया जाता है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर आप उसमें मतलब इस दिए गए रेंज में अगर आप प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हो और चाहते हो कि मतलब इस दिए गए टाइमिंग से लगभग 40 से 50 मिनट पहले आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अंक का जो प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न को हल करने के लिए 3 मिनट से ज़्यादा की टाइमिंग नहीं आनी चाहिए। यानी प्रति प्रश्न कह सकते हैं, प्रति प्रश्न अगर देखा जाए तो 3 मिनट लगने चाहिए आपको। अब जैसे क्या होता है कि मान लो कि एक प्रश्न में मान लो 4 मिनट लग गया, तो दूसरे प्रश्न में कोशिश करो कि 2 मिनट में ही हो जाए। जैसे मान लो हम आपको 1 अंक के 10 प्रश्न दे, सपोज कर लो कि आपको 1 अंक के हम 10 प्रश्न दे रहे हैं, तो हो क्या रहा कि कोई जरूरी नहीं कि सब में 3 मिनट लगे, किसी में 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ऐसा लग सकता है। तो ये एवरेज मान लो, जैसे अगर 10 प्रश्न है तो टोटल आपका 30 मिनट लगना चाहिए। जैसे मान लो कुछ प्रश्न आप 4-4 मिनट का लग गया, तो कोशिश करना कि कुछ प्रश्न 2-2 मिनट में ही सॉल्व हो जाए, इस प्रकार से। और आपको ये जो टाइम दिया गया है ये 3 मिनट, ये औसत है, एवरेज है। यानी 1 अंक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको प्रति प्रश्न 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ये बात समझे रहना कि प्रति प्रश्न हम 3 मिनट का एवरेज लगा करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब हम लोग सवाल लगा रहे होते हैं या जब कोई भी स्टूडेंट सवाल लगाता है तो क्या करता है, वो सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो जैसे पहले रहता है वैसे बाद में भी रहता है, तो परिणाम पहले और बाद का सेम टू सेम रहता है। करना क्या रहता है कि आप जब प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करो तो आप क्या करो, आप टाइम देख लो कि कितने मिनट पर हम शुरू कर रहे हैं। ये जब आप घर पे रह करके अभ्यास करोगे, और परीक्षा में तो आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे अभ्यास करके बनाए रहोगे अपना हैबिट, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा होने लगेगा। आप कोई एक प्रश्न को शुरू करो, जैसे मान लो कि आप 1 अंक का 10 प्रश्न ले लिए और आपने टाइम देखा, जैसे मान लो कि कोई टाइम हो रहा है, जैसे मान लो 7 बज रहे हैं, तो 10 मिनट मतलब ये 10 प्रश्न सॉल्व होने के बाद आप देख रहे हो कि 7:30 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 30 मिनट लगे और 10 प्रश्न सॉल्व हो गया। अब अगर 7 बजे से आप शुरू किए और 8 बज गया आपको 10 प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत लो है, उसको थोड़ा हाई करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, स्पीड कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका उद्देश्य सिर्फ आंसर लाना है। आपका उद्देश्य आपको सटीक मतलब तरीके से आंसर तक लेके जाना है, क्योंकि जो बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव रहे तो आपको केवल निशान लगाना रहता है कि किसका कौन सही है, तो फिर उसमें आप चाहे जैसे सोल्यूशन करके आपको आंसर तक पहुंचना है। लेकिन आपका जो बोर्ड वगैरह का एग्जाम होता है ये स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, मतलब आपको जो आपके द्वारा जो लिखा गया है उस लेख का भी आपको अंक मिलता है, और एक स्टेप का मतलब कैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आ रहे हो, उन एक से दूसरे स्टेप में रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि मतलब आप कुछ भी लिख दिए और उसके बाद आप उसका उत्तर आप ले आए तो पता चला कि नहीं हम सही हैं, ऐसी बात नहीं, आप ऐसे सही नहीं हो। आपको स्टेप टू स्टेप मतलब सोल्यूशन सही लिखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा वर्ड रिलेटेड प्रश्न होते हैं, शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो आपको शब्दों को लिखना रहता है। जैसे सपोज करो कि आपको एज से रिलेटेड प्रश्न लगाने हैं, जैसे मान लो कह दिए कि पिता की आयु पुत्र की आयु की मान लो 3 गुनी, ऐसा कुछ प्रश्न रहता है, तो आपको इसमें लिखना पड़ता है कि माना कि पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y, फिर आप लिखते हो प्रथम शर्त से कि पिता की आयु मतलब पुत्र की 3 गुनी 2 गुनी, तो आप लिखते हो x = 2y या 3y जैसा रहता। तो इस प्रकार से आपको पहले उन वाक्यों को सही तरीके से लिखना है कि जिसे पढ़ने के बाद जो समस्या यानी जो प्रॉब्लम है यानी जो प्रश्न है वो प्रश्न मतलब दिमाग में आके बिल्कुल पूरा सेट हो जाए, यानी आपका सोल्यूशन पढ़ने के बाद पेपर में आया क्या था वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका सोल्यूशन देख करके पेपर में क्या आया था उसका सारा इमेज एग्जामिनर के माइंड में बन जाना चाहिए। बात समझ में आपको आ रहा है? तो यहाँ पे आप जब प्रश्न को सॉल्व करो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, घड़ी को देख लो और उसके बाद जो आपको प्रश्न दिए जाएं या जो आप अपने आप से प्रश्न को इकट्ठा करो, उन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप टाइमिंग देखो कि ज़्यादा लग गया, ठीक है, कल अभ्यास करेंगे तो प्रयास करेंगे थोड़ा और नीचे आए, मतलब जैसे मान लो 7:50 पे ख़त्म हो रहा है और प्रयास किए 7:40 पे ख़त्म हो रहा है और प्रयास किए 7:30 पे ख़त्म हो रहा है। ऐसे आप प्रयास करते हो, मतलब कम वक्त में प्रश्नों को लगाते जाओ और एक पूरा फुल आपका स्पीड बन के रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे प्रश्नों को मतलब आपको सॉल्व करना, और इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अंकों के हिसाब से आपको उनको टाइम देना है। जैसे आपका आता है अगला प्रश्न 2 नंबर का, 2 अंक का, तो आपको प्रति प्रश्न आपको प्रति प्रश्न 4 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। आपका आता है अगला 4 अंक का, इन्हें प्रति प्रश्न 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए एक प्रश्न को सॉल्व करने में। और अगला है 6 अंक का, इसमें प्रति प्रश्न आपको 10 या 12 नंबर से ज़्यादा 12 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ये बात आप याद रखे रहिएगा। अगर आप इस निर्धारित स्पीड से अगर आपका प्रश्न सॉल्व हो रहा है तब तो आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के जैसा मतलब एग्ज़ाम में अपना परफॉर्म कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, आपका काम केवल जैसे प्रश्न देखे आप 5-6 हाँ ये तो सब मुझको आ रहा है, ठीक है, तो प्रश्न आ रहा है और हम जब इसको लगाने लगे तो कोई 30 मिनट में लगा रहा है और आपका 1.5 घंटे में लगा, तो ठीक है आपने भी लगा लिया उसने भी लगा लिया, लेकिन आपका 1.5 घंटा लग गया तो वो बाकी के समय में आपसे ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा। ये बात होती है। जैसे आना ही सब कुछ नहीं है, आपको एग्ज़ाम को क्रैक भी करना है, एग्ज़ाम में आपका मतलब परसेंटेज भी बेहतर आए, तो आपको चारों तरफ देखना रहता है कि आपका जो प्रश्न लगाने का तरीका वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो, आप जो शब्दों को लिख रहे हो वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको राइटिंग अच्छी सी लिखनी है। ऐसा ये नहीं मिला जुला के कि जैसे डॉक्टर लोग वो साइन वगैरह कर देते हैं, वो लोग भी दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये क्या ऐसे दुनिया भर के नक्शे खींच देते हैं। वो आधे से ज़्यादा तो अपने मतलब पेशेंट को दिखाते हैं कि देखो मुझे लिखना आता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है उसे, और लिखना ऐसा है कि कोई भी मतलब पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चन था, उसको बिल्कुल सटीक तरीके से दिमाग में सोच सके, ऐसे वर्ड आपको यूज करने हैं और बिल्कुल सरल शब्द चूज करने हैं। ये नहीं कि लाओ व्याकरण से कठिन शब्दों को खोज के लाके लिख के भर दे, ऐसा नहीं। बिल्कुल गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते समय अगर वो वर्ड रिलेटेड है, शब्दों पर आधारित प्रश्न है, तो शब्दों का चयन बहुत सिंपल होना चाहिए और उन शब्दों के चयन में पूरी समस्या का
मतलब निदान होना चाहिए, पूरी समस्या उसमें लिखी गई हो, कम शब्द में ज़्यादा बात लिखा गया हो और एक स्टेप दूसरे स्टेप से कनेक्ट हो, इस प्रकार से आपको करना है। और यहाँ पे हमने अंक लिख दिए हैं और यहाँ पे एक प्रश्न में कितने मिनट देने हैं इस प्रकार से निर्धारित कर दिया है। और लगभग आप कोशिश कीजिएगा कि जो 6 अंकों के प्रश्न हैं उनको लगभग इतना मिनट आपको देना है। अगर मान लो ये दिए गए प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करो तो आपको कुल कितना वक्त लगेगा टोटल हल करने में। जैसे ये 3-3 मिनट के अगर मान लो प्रश्न है तो यहाँ पे लगेगा आपको कुल 450 मिनट अभ्यास करने के लिए। और ये 2-2 अंक वालों को 4 मिनट आपको देना है, तो इस हिसाब से यहाँ पे लगेगा कुल 600 मिनट। और 4-4 अंक वालों को अगर 7 मिनट देना है तो यहाँ पे लगेगा 1050 मिनट। और उसके बाद 6-6 अंक वालों को अगर 12 मिनट देना है तो आएगा 1800 इतना मिनट। कुल कितना हो गया आप जोड़ सकते हो, 1800, 1050, 600 और 450, 0 5 5 0 हो गया, 8 6 14 4 18 1 19, 1 1 2 1 3, मेरे ख्याल से सही जोड़े, 5 5 10 हो गया, 8 6 14 4 18 19, 1 1 2 1 3, 3900 मिनट। और इसको अगर आप मतलब मिनट को घंटे में बदलोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 390 और 6, 3 से आप काटोगे तो 6 का 36 और 6 बचे 30, कुल 65 घंटा आपको लगेगा। यानी अगर आप चाहो, आपके पास प्रश्नों का संग्रह है, तो आप पूरे किताब का मेन प्रश्न कुल 65 घंटे में सॉल्व कर सकते हो। अब इस 65 घंटे में अब आप सोच रहे हो कि एक दिन में कितना घंटा इसको दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि एक दिन में आप कितना घंटा इसको दे सकते हो। तो आपके पास अगर मान लो 65 घंटा है, तो अगर मान लो आप एक दिन में 1 घंटा, ये 1 घंटा देते हो इस विषय को, तो आपको 65 घंटा मतलब 65 दिन देना होगा। यानी लगभग 2 महीने के अंदर आप पूरे को एक साथ रिवाइज कर सकते हो, और वो भी बेहतर स्पीड के साथ। बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप सोचते हो कि नहीं हम लोग एक एक प्रश्न को मतलब देखते हैं कि किसको कितने दिन के अंदर सॉल्व करते हैं, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे आपको कुल 450 मिनट है, आप इसको देखोगे 450 मिनट को तो ये हो जाएगा 7.5 घंटा। तो अगर आप इस हिसाब से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे मान लो एक दिन में सॉल्व करते हैं तो लगभग 8 दिन लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 घंटा, तो लगभग 10 दिन इसको सॉल्व करने में। तो इस हिसाब से मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 दिन इसको सॉल्व किया, 10 दिन इसको सॉल्व किया, मतलब इस प्रकार से आप पहले प्रश्नों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद उनको मतलब वक्त दे दो, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि आप पूरे किताब को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। लेकिन हाँ, दिए गए वक्त के अंदर अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपका प्रश्न भी सही हो जाएगा, आपको लिखने की स्पीड भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद कम समय में आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, और वो भी बेहतर। उसके बाद तब जाके आप 100 पे 100 की उम्मीद रख सकते हो, नहीं तो किसी भी परिस्थिति में आप 85 क्रॉस हो जाओगे और 90 के अंदर आके रुक जाओगे। अगर आपको जानकारी नहीं थी कि कैसे प्रॉब्लम को मतलब पहले क्लासीफाई करें फिर सोल्यूशन तक जाएं, तो यहाँ पे हमने आपको एक बेहतर सुझाव दिया है और आप इस प्रकार से प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रश्न आने वाला है या जो आता है उसमें कितने प्रश्न होते हैं, कितने खंड होते हैं, कितने कितने अंकों के होते हैं, और अगर आप इन बताए हुए नियमों के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रश्न में कितना खंड रहेगा और किसका कितना अंक रहेगा हर एक खंड का। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं प्रश्न का क्रमांक, यानी क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो, और उसके बाद प्रतिखंड नंबर, प्रतिखंड कितने नंबर के रहेंगे, टोटल नंबर क्या होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखो पहला प्रश्न रहेगा, इसमें रहेगा मतलब कह सकते हैं कुल खंड लिख देते हैं, पहला प्रश्न और कुल खंड। पहले प्रश्न में कुल 6 खंड होंगे, 6 नंबर के होंगे टोटल।
दूसरे प्रश्न में 4 खंड होंगे, कुल 4 नंबर का होगा, यानी एक एक नंबर का हो गए। और उसके बाद तीसरे प्रश्न में 4 खंड 8 नंबर की, यानी 2-2 नंबर का होगा। चौथा प्रश्न 4 खंड 8 नंबर के। पांचवा प्रश्न 4 खंड 16 नंबर का होगा। छठवां प्रश्न 4 खंड 16 नंबर का होगा। और सातवां प्रश्न 2 खंड 12 नंबर का होगा। इस प्रकार से, और इसमें इस 2 खंड में यहाँ पे आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। पहले वाले में 2 प्रश्न, कोई एक करना है, दूसरे वाले में 2 प्रश्न, कोई एक करना है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो कुल बोर्ड एग्जाम में कुल कितने खंड आपको हल करने हैं? 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, 2 28, यानी कुल 28 प्रश्न आपको हल करना है बोर्ड एग्जाम में। नंबर कुल कितना होगा आपका? 6 4 10, 10 8 18, 18 8 26, 26 और 10 36, 6 42, 10 52, 6 58, 10 68, 2 70। कुल 70 नंबर का आपका प्रश्न होगा अगर आप यूपी बोर्ड को ध्यान में रखें तो। अब देखिए कि मतलब इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको टाइम कितना देना होगा, कितना कितना लगभग, या कुल कितना टाइम एवरेज में पड़ जाएगा अगर आपकी स्पीड मेंटेन हो गई है तो यहाँ पे एक नंबर वाले के लिए कुल 3 मिनट लगेगा। तो यहाँ 6 प्रश्न है, 18 मिनट इसका हो गया। यहाँ 4 प्रश्न है, 12 मिनट इसका हो गया। और उसके बाद यहाँ 4 प्रश्न है 2-2 नंबर वाले, जिसको 4 मिनट दिया गया है, तो 4 चौको 16 मिनट इसका हो गया। इसका भी हो जाएगा 4 चौको 16 मिनट। और उसके बाद 4 नंबर वालों को 7 देना है, तो 7 चौको 28, यहाँ भी 7 चौको 28, और यहाँ 12 दूनी 24। आप जोड़ो, देखो कुल कितना टाइम हो रहा है। 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 8 30, 8 38, 4 42, 8 2 10, 6 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 8 38, और 38 4 42। इधर से 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10, 10 4 14। कितना हो गया एक बार फिर से जोड़ लो। 4 8 12, 8 20, 6 26, 6 32, 2 34, 34 8 42, 4 हो गया। 4 2 6, 6 2 8, और 8 2 10, 11 12 13 14, 142 मिनट। और आपको एग्ज़ाम में कुल कितने टाइम मिलते हैं? 3 घंटा और उसके बाद 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट का हो गया ये 180, और प्लस ये 15, तो 195 मिनट कुल मिलता है। और आपका प्रश्न 142, यानी लगभग अगर मान लें कि चलो हम 150 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे, तब भी आपके पास 195 माइनस 150, मिनट आपको शेष टाइम मिल जाएगा। और इस टाइम में आपको क्या करना है, आप अपने कॉपी को मिला सकते हो कि प्रश्न क्रमांक हमने सही लिखा कि नहीं, रोल नंबर सही भरा कि नहीं, जहाँ पे सेंटर वगैरह गया वो सारा चीज़ हमने मतलब कम्प्लीटली किया है कि नहीं। आप बाकी सारा का प्रोसेस आप मतलब चेक कर सकते हो। आप A to Z चीज़ आप अपना फिर से मैच कर सकते हो। कब संभव होगा? जब आप 40 से 45 मिनट पहले निर्धारित समय से आप अपने प्रश्नोत्तर को मतलब कंप्लीट कर चुके होंगे तभी। और ये तब संभव होगा जब आपकी स्पीड इस प्रकार से मेंटेन हो जाएगी तब। और ये सब होने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। और मैंने इसमें आपको लगभग हर वो आवश्यक चीज़ें बता दी हैं जिसकी आपको ज़रूरत थी। हो सकता है कि आप जान रहे थे लेकिन फिर भी अभ्यास नहीं कर रहे थे, और अगर आप नहीं जान रहे थे और आज आप जान गए हो तो अब से आपको अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना उचित समझता हूँ। फिर भी अगर आपके लिए और भी कोई चीज़ें मतलब ऐसी लगेंगी जो मुझे आपको बतानी ही चाहिए, जो आपके लिए आवश्यक रहेंगी, तो फिर हम लोग अगले मतलब वीडियो में इस प्रकार की किसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और नहीं तो हम लोग जो कंटिन्यू जो टॉपिक मतलब एक के बाद एक टॉपिक जो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, हम लोग वैसा मतलब पढ़ते रहेंगे। और बीच बीच में हम आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड आपको बीच बीच में बात बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।